हेलो एंड वेलकम टू हाउ टू मनी विद शुजा कुरैशी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ज़्यादा रिस्की एसेट क्लास कौन सी है? एनी गेसेस? वेल लेट मी टेल यू। दुनिया की सबसे रिस्की इन्वेस्टमेंट या सबसे ज़्यादा रिस्की एसेट क्लास क्रिप्टो करेंसीज हैं। अब अगला लॉजिकल सवाल ये है कि क्यों क्रिप्टो करेंसीज इतनी रिस्की हैं? तो इसका रीज़न है क्रिप्टो करेंसीज की प्राइस वोलेटिलिटी, जो एक ही दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं या कम हो जाती हैं। मैं आपको बिटकॉइन की एग्जाम्पल देता हूं और सबसे पहले लेटेस्ट एग्जाम्पल। साल 2025 के आगाज़ में बिटकॉइन की प्राइस तकरीबन $95,000 थी और अक्टूबर 2025 में बिटकॉइन की प्राइस $126,000 तक पहुंच गई। लेकिन उसके बाद बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज में बड़ी तेज़ी से गिरावट देखी गई और सिर्फ 2 महीने में प्राइस तकरीबन 30% गिर गई और साल के आखिर में बिटकॉइन तकरीबन $90,000 पर ट्रेड हो रहा था। यानी अगर पूरे साल का रिटर्न देखें तो तकरीबन 6% का नेगेटिव रिटर्न था। जहां स्टॉक्स, गोल्ड और सिल्वर ने 2025 में ज़बरदस्त रिटर्न दिए, क्रिप्टो करेंसीज का रिटर्न नेगेटिव रहा। ये तो हो गई पूरे साल की वोलेटिलिटी। इससे बड़ा रिस्क है एक दिन की प्राइस अप एंड डाउन। अब थोड़ा माजी में जाते हैं। 12 अप्रैल 2013 को बिटकॉइन की प्राइस में 42% का इजाफा हुआ था। यानी बिटकॉइन की प्राइस $98 से बढ़कर $150 हो गई थी और इसकी वजह ये थी कि बिटकॉइन को एक ऑल्टरनेट एसेट क्लास कंसिडर किया जाने लगा था और इस बात की एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही थी और इंडिविजुअल एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बिटकॉइन खरीदना शुरू कर दिया था। यानी डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस में इजाफा हुआ। फिर 8 फरवरी 2021 को बिटकॉइन की प्राइस में तकरीबन 27% का इजाफा हुआ। $38,871 से बढ़कर बिटकॉइन की प्राइस $46,449 हो गई और इसकी वजह टेस्ला की जानिब से बिटकॉइन में $1.5 बिलियन की सरमायाकारी थी। इसके अलावा टेस्ला ने यह भी फैसला किया कि मार्च 2021 से टेस्ला की खरीदारी बिटकॉइन से की जा सकेगी, लेकिन सिर्फ 2 महीने बाद ही टेस्ला ने यह फैसला सस्पेंड कर दिया और इसकी वजह थी बिटकॉइन की माइनिंग का एनवायरनमेंट पर असर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 11 नवंबर 2024 को बिटकॉइन की प्राइस में तकरीबन 10% का इजाफा हुआ और बिटकॉइन $80,427 से बढ़कर $88,770 तक पहुंच गया। ये डोनाल्ड ट्रंप की री इलेक्शन के बाद हुआ, जहां इन्वेस्टर्स पूरी उम्मीद थे कि ट्रंप प्रो क्रिप्टो पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करेंगे। ये तो बिटकॉइन की प्राइस इंक्रीज की मिसालें थी। जिस तेजी से बिटकॉइन की प्राइस ऊपर गई है, इसी तरह प्राइस नीचे भी आई है। 12 मई 2021 को इलॉन मस्क ने फैसला किया कि अब टेस्ला बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिटकॉइन की प्राइस बढ़ते बढ़ते 14 अप्रैल 2021 को तकरीबन $65,000 तक पहुंच गई थी और 17 मई 2021 को प्राइस गिरकर तकरीबन $31,700 तक आ गई थी। यानी सिर्फ एक महीने में 51% का ड्रॉप। इसी तरह अगर हम इथेरियम की बात करें, जो सेकंड मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है, तो 9 मई 2025 को इथेरियम की प्राइस में तकरीबन 30% का इजाफा हुआ और फिर इसी साल 14 नवंबर को इथेरियम की प्राइस में तकरीबन 10.6% की कमी भी रिकॉर्ड की गई। सो ये एग्जांपल्स शो करती हैं कि क्रिप्टो करेंसीज कितनी वॉलेटाइल हैं और इसीलिए इनको मोस्ट रिस्की इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। नाउ प्राइस वोलेटिलिटी के अलावा भी कुछ दूसरे फैक्टर्स हैं जो क्रिप्टोस को रिस्की बनाते हैं, लेकिन उन पर बात करने से पहले क्रिप्टो करेंसीज की हिस्ट्री पर एक नज़र डालते हैं। बिटकॉइन दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी है जो 3 जनवरी 2009 को क्रिएट की गई। इससे पहले 1990s में डिजिटल कैश और ट्रांजैक्शंस के कॉन्सेप्ट जरूर इंट्रोड्यूस किए गए थे, लेकिन बिटकॉइन पहली क्रिप्टो करेंसी थी। बिटकॉइन का क्रिएटर सटोशी नाकामोटो है, लेकिन ये है कौन? नाम से तो ये कोई जापानीज लगता है, राइट? लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि कोई नहीं जानता कि वो कौन है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि शायद सतोशी नाकामोटो कोई एक शख्स नहीं, बल्कि ये लोगों का एक ग्रुप भी हो सकता है और शायद वो जापानीज भी ना हो। तो सवाल ये है कि बिटकॉइन के क्रिएटर ने अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट क्यों रखा है? इसके मुख्तलिफ रीजंस दिए जाते हैं, जिनमें बिटकॉइन की डिसेंट्रलाइज्ड फिलॉसफी नंबर 1 है। यानी बिटकॉइन या दूसरी क्रिप्टो करेंसीज का कंट्रोल किसी सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी, जो यूजुअली मुल्क के सेंट्रल बैंक्स होते हैं, के पास नहीं होगा। और चूंकि इस कॉन्सेप्ट ने ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम को चैलेंज किया था, तो इस बात का भी खदशा था कि क्रिएटर्स के खिलाफ लीगल और रेगुलेटरी चार्जेस फाइल किए जा सकते हैं। यहाँ ये बताना जरूरी है कि सेंट्रल बैंक्स डायरेक्टली तो क्रिप्टो करेंसीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि क्रिप्टोस का वॉलेटाइल नेचर बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम को स्ट्रेस में डाल सकता है, लिहाजा सेंट्रल बैंक्स दूसरे रेगुलेटर्स जैसा कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ मिलकर
क्रिप्टोज में इनडायरेक्टली इंटरफेयर करते हैं थ्रू रेगुलेशंस और पॉलिसी फ्रेमवर्क, ताकि फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। क्रिप्टो क्रिएटर्स का अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखने का एक और रीजन पर्सनल सेफ्टी बताया जाता है। कहा जाता है कि सतोशी नाकामोटो के पास 1.1 मिलियन बिटकॉइंस हैं, जिसकी करंट मालियत तकरीबन $98 बिलियन बनती है। लेकिन इस रीजन का इतना वेट इसलिए नहीं है क्योंकि कौन जानता था कि ये कॉन्सेप्ट इतनी जल्दी इतना सक्सेसफुल हो जाएगा। बिटकॉइन के अलावा भी कुछ और क्रिप्टो क्रिएटर्स के आइडेंटिटीज सीक्रेट हैं, जिनमें मोनेरो, डैश और Zcash शामिल हैं। Now a very interesting fact for you. Since the launch of Bitcoin in 2009, a total of 24,000 cryptocurrencies were launched. बट क्या आप जानते हैं कि इन 24,000 में से कितनी क्रिप्टोज ने सर्वाइव किया है? गेस करें। Well, let me tell you. 24,000 में से इस वक्त सिर्फ लगभग 9,000 क्रिप्टो करेंसीज एक्टिवली ट्रेड कर रही हैं, यानी आधी से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैव फेल्ड। तो अब सवाल ये है कि इतनी सारी क्रिप्टो करेंसीज क्यों फेल हो गई? जब बिटकॉइन और इथेरियम की तेजी से बढ़ती हुई प्राइसेस ने दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जा किया, तो बहुत तेजी से क्रिप्टोज लॉन्च होना शुरू हो गई और लोगों ने ये भी सोचकर कि चूंकि बिटकॉइन और इथेरियम की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो नई क्रिप्टोज जो अभी सस्ती हैं उनकी प्राइसेस भी उतनी ही तेजी से बढ़ेंगी। और शुरू में कुछ ऐसा हुआ भी, लेकिन फिर और क्रिप्टोज लॉन्च होती रहीं और फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स बगैर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के मुख्तलिफ क्रिप्टोज खरीदने लगे, यानी एक भेड़ चाल सी शुरू हो गई। बहुत सी नई क्रिप्टोज जल्दी में लॉन्च की गई और चूंकि रेगुलेशंस और पॉलिसीज भी साथ साथ इवॉल्व हो रही थी, तो बहुत सी क्रिप्टोज उन रेगुलेशंस और पॉलिसीज पर कंप्लाई ही नहीं कर सकी और उनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया गया। कुछ कंट्रीज में तो क्रिप्टो ट्रेडिंग पर मुकम्मल बैन है, जिनमें चाइना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट, मोरक्को और कुछ और कंट्रीज शामिल हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल, क्या दुनिया में क्रिप्टोज को एज अ करेंसी इस्तेमाल किया जा सकता है? इस सवाल के जवाब में भी एक और रीज़न है कि क्यों क्रिप्टो करेंसी सबसे ज़्यादा रिस्की एसेट हैं, क्योंकि इनको करेंसी कहने के बावजूद दुनिया में सिर्फ चंद ममालिक में करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त है। एल साल्वाडोर और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में सिर्फ बिटकॉइन को लीगल टेंडर का स्टेटस हासिल है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स, यूएई, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड में इस बात की इजाज़त है कि बिजनेसेस अगर चाहें तो अंडर क्लियर एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस कुछ सिलेक्ट क्रिप्टोज एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन एज सच वो लीगल टेंडर्स नहीं हैं। पाकिस्तान में पिछले साल जुलाई में वर्चुअल एसेट्स ऑर्डिनेंस जारी किया गया और इसको नवंबर में 120 डेज के लिए एक्सटेंड भी कर दिया गया है। इसके साथ साथ एक रेगुलेटरी अथॉरिटी भी कायम की गई है, जिसको पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी का नाम दिया गया है। पाकिस्तानी भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू क्रिप्टोज में ट्रेडिंग कर रहे हैं और एक अंदाजे के मुताबिक इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम $100 बिलियन से ज़्यादा है। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी का बुनियादी मकसद ये है कि इस बड़ी इनफॉर्मल मार्केट के इकोनॉमिक पोटेंशियल को रियलाइज किया जाए और पाकिस्तान को एज ए डिजिटल हब डेवलप किया जाए। तो अब देखते हैं कि हुकूमत इसमें कितना कामयाब होती है। But the fact remains that cryptos are the most risky asset class और one should be very careful trading in them. मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि आप फला एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें, फला में ना करें। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप जिस एसेट क्लास में भी इन्वेस्ट करें, पूरी समझ और नॉलेज के साथ करें। उस एसेट का रिस्क भी समझें और अपना रिस्क भी मेजर करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का फ़र्क ज़रूर समझें। अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को प्रोटेक्ट करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। Until next time, take care. Khuda Hafiz.